इफ वी टॉक अबाउट डिस्प्ले, आपके दिमाग में किस कंपनी का नाम आता है? सैमसंग पिछले 13 साल से बेस्ट डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर का खिताब जीतता हुआ आ रहा है। इवन अगर हम उसके मार्केट शेयर को देखें तो वो 32.9% है। मतलब दुनिया की हर 3 में से 1 टीवी सैमसंग की है। तो ऑब्वियसली डिस्प्ले के मामले में बहुत बड़ा नाम है सैमसंग। लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस करी है? ये है सैमसंग का एक फ्लैगशिप डिस्प्ले, फ्लैगशिप टीवी, जिसका प्राइस आपको 1,75,000 रुपए के आसपास दिख रहा है। मतलब ये वो प्राइस है जहां पर सैमसंग अपना फ्लैगशिप चीज हमें देगा। फ्लैगशिप का मतलब हर चीज टॉप लेवल की। लेकिन अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन में देखोगे तो आपको यहां पर लिखा हुआ दिखेगा LED, बट दिस इज अ फ्लैगशिप डिवाइस। और इसके अंदर हमें पता है फ्लैगशिप डिवाइस के अंदर फ्लैगशिप कंपोनेंट होना चाहिए। डिस्प्ले के अंदर फ्लैगशिप कंपोनेंट क्या होता है? एक OLED। तो सैमसंग के फ्लैगशिप कैटेगरी के डिवाइस के अंदर आपको OLED डिस्प्ले क्यों देखने को नहीं मिल रही? या इवन अगर मैं बात करूं सैमसंग के टीवी लाइनअप में आपको एक भी डिस्प्ले OLED की देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप कंपटीशन में चले जाओ तो चाहे LG हो या सोनी, दोनों के अंदर जो फ्लैगशिप टीवीज हैं उसमें आपको OLED देखने को मिलता है। तो सैमसंग आज तक OLED क्यों नहीं बनाया या फिर क्यों नहीं बना पा रहा? आज की वीडियो में इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको एक नॉर्मल LED टीवी की बात करूं तो उसमें बेसिक जो सबसे मेन कंपोनेंट होते हैं वो ये 3 होते हैं। पहला आपका बैकलाइट, दूसरा आपका फिल्टर, RGB फिल्टर जो कि कलर को रिप्रोड्यूस करता है, और तीसरा आता है हमारा डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा होगा, बैकलाइट आपकी लाइट सोर्स की तरह काम करती है। RGB पैनल की जो लेयर है ये आपके कलर को रिप्रोड्यूस करती है, कलर बनाती है डिस्प्ले के अंदर, और LCD का जो लेयर है वो आपके ओवरऑल जो इमेज है उसको बाहर दिखाती है एज अ आउटपुट। हालांकि सिर्फ यही तीनों चीज नहीं होती, इसके अलावा भी पोलराइजर्स वगैरह लगाकर टोटल 5 से 7 लेयर बनाकर एक LCD टीवी या LED टीवी बनाई जाती है। अब यहाँ पर ये जो RGB लेयर है यही हमारे कलर्स को डिसाइड करता है कि कलर्स कैसे हमारे आउटपुट टीवी में दिखाई देंगे। लेकिन ये जो QLED टीवीज हैं इसमें यही चीज चेंज है। इस RGB पिक्सल्स के लेयर की जगह यहाँ पर यूज किए जाते हैं क्वांटम डॉट्स। और क्वांटम डॉट्स एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप लाइट दोगे तो वो और ज्यादा इल्यूमिनेट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक क्वांटम डॉट है, मान लो हरे कलर का, इसके पीछे से अगर आप बैकलाइट दोगे तो ये हरे कलर का क्वांटम डॉट और भी ज्यादा निखर कर और भी इल्यूमिनेट होकर आपको हरे कलर का दिखाई देगा। इसी के अपोजिट अभी जो आपकी नॉर्मल LED टीवीज हैं उसके अंदर आपकी बैकलाइट है, उसके आगे लगा होगा एक RGB फिल्टर। अब ये फिल्टर पर जब लाइट आएगी तो ये उस लाइट को कलर में कन्वर्ट करेगा। ध्यान रहे, उस लाइट को कलर में कन्वर्ट कर रहा है। इस कन्वर्जन में लाइट का लॉस होता है। जो लाइट थोड़ी सी फिल्टर हो जाती है तो आउटपुट जो आएगा उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी। वहीं पर QLED के केस में जो इंटेंसिटी है वो ऑलमोस्ट बराबर या फिर 99% तक रहेगी। और इसी वजह से QLED टीवी में हमें कलर्स और भी ज्यादा पॉपिंग और भी ज्यादा क्रिस्प देखने को मिलते हैं। एक ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले के होने के साथ साथ इसका एक और बहुत ही तगड़ा एडवांटेज है, क्वांटम डॉट्स 2 से 5 नैनोमीटर छोटे हो सकते हैं। अब आप खुद ही सोचो कि अगर कुछ चीज इतनी छोटी है तो उसको कंट्रोल करना कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर कलर की ब्राइटनेस के साथ साथ उसकी जो शार्पनेस है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है इन क्वांटम डॉट टीवीज। लेकिन अगर हम बात करें OLED की तो वहां पर QLED के मुकाबले बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट जो हम सब खुली आंखों से देख सकते हैं वो है इसके इंडिविजुअल पिक्सल के इल्यूमिनेट होने की कैपेसिटी, जिससे हम अचीव कर सकते हैं इसका इनफाइनाइट कॉन्ट्रास्ट रेशियो। हम सब जानते हैं OLED के अंदर हर एक इंडिविजुअल पिक्सल जो है वो खुद लाइट को जनरेट करता है और उसके आगे RGB पिक्सल्स लगे होते हैं जो उस लाइट के थ्रू कलर्स को बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको ब्लैक और व्हाइट का कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए होगा तो ऑब्वियसली आपके जो पिक्सल्स है जहां पर व्हाइट है वो पिक्सल जल जाएंगे, जहां पर ब्लैक चाहिए वो पिक्सल्स ऑफ रहेंगे। ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट कॉन्ट्रास्ट रेशियो, और ये OLED की सबसे बड़ी एडवांटेज है। यहाँ पर आप दोनों डिस्प्ले में देख सकते हो बिल्कुल सेम कंटेंट चल रहा है दोनों के अंदर। एक है आपकी OLED टीवी, एक है आपका QLED टीवी। अब QLED के अंदर क्योंकि आपके बैकलाइट का सारा काम है तो वहां पर जब लाइट बाहर निकल कर आ रही है तो फिल्टर होके आ रही है। इसी वजह से ये जो छोटी छोटी डिटेल है वो आपको डिस्प्ले पे उतनी अच्छे से नहीं दिख रही। जबकि यहाँ पर क्योंकि हर एक पिक्सल की अपनी लाइट है वो कम इंटेंसिटी के साथ जल रहा है और आपको एक अच्छी पिक्चर निकाल कर दे रहा है। नंबर 2, व्यूइंग एंगल्स। अगर मैं OLED की बात करूं तो उसकी एक नॉर्मल OLED की भी जो व्यूइंग एंगल है वो करीब 84 से 90 डिग्री के आसपास तक का होता है विदाउट
आपका जो ब्राइटनेस है कलर्स की उसको घटाए। वहीं पर अगर मैं क्यूलेट टीवीज की या एलईडी टीवीज की बात करूं तो वो करीब 64 से 70 डिग्री के आसपास ही होता है, और वो भी थोड़ा बहुत आपका जो कलर है वो थोड़ा डिग्रेड हो जाता है या फिर कम हो जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओलेड के अंदर कोई भी लेयर्स नहीं होती, वो एक सिंगल पीस होता है, उसके आगे डायरेक्ट ग्लास होता है या फिर डिस्प्ले होती है आपकी। लेकिन वहीं पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एलईडी टीवीज के अंदर 5 से 7 लेयर लगी होती हैं। हालांकि सैमसंग ने अपने टॉप एंड टीवीज के अंदर इस प्रॉब्लम को तो काफी हद तक ठीक कर ही लिया है। तीसरे ओलेड के एडवांटेज की मैं बात करूं तो वो है कंफर्ट। जर्मनी की एक ऑर्गेनाइजेशन है TUV राइनलैंड, जो कि आई कंफर्ट डिस्प्ले सर्टिफिकेट देती है। तो उसने LG के ओलेड को बेस्ट डिस्प्ले का सर्टिफिकेट दिया है, क्योंकि वहां पर जो बैकलाइट निकल के आती है, जो इंडिविजुअल पिक्सल की जो लाइट है वो जब निकल कर आती है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 34% ब्लू लाइट आपकी आंखों तक पहुंच पाती है। ब्लू लाइट हम सबको पता है कि आपके ब्रेन की एक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ा देता है। हमारे ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो हमारा कंफर्ट लेवल कम हो जाता है। वहीं पर अगर मैं एलईडी टीवीज की बात करूं तो ब्लू लाइट वहां से जो निकलती है वो करीब 64% तक बाहर निकलती है। लेकिन यहाँ पर एक और कैच है, ओलेड टीवीज के अंदर जो रिफ्रेश रेट है वो कैसे जनरेट होता है, हर इंडिविजुअल पिक्सल के चालू और बंद होने से। अब ये चीज, ये जो फिनोमेना है, ये किसी किसी के आंखों के लिए सेंसिटिव होता है। मतलब उन्हें डायरेक्टली पता नहीं चल रहा कि चीजें बंद हो रही है, चालू हो रही है, बंद हो रही है, चालू हो रही है, लेकिन उनके माइंड को ये चीज पता चल जाती है। वो इतना सेंसिटिव है कि कुछ तो गड़बड़ है जो वो टीवी देख रहे हैं, इसीलिए उनको सर में दर्द या फिर अलग अलग तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये चीज आपको सबसे ज्यादा मोबाइल के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि अब तो लगभग 15,000 से ऊपर के फोन में आपको ओलेड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जिनकी आंखें सेंसिटिव हैं, वो ज्यादा देर तक लगातार अपने फोन को यूज करते रहते हैं तो उनके सर में दर्द हो जाता है। वो उसी ओलेड के फ्लिकरिंग की वजह से होता है। चौथा इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज्यादा पतली होती है। लेकिन यहाँ पर आपको इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है कि ओलेड पतली है तो वो हल्की भी होगी। ऐसा देखा गया है कि अगर बड़ी टीवीज आप देखोगे 55 इंच से ऊपर की 65, 85, 77, ये जो टीवीज होती हैं ये ओलेड ज्यादा भारी होती है इन कंपैरिजन टू LCD। इसका पांचवा एडवांटेज है पिक्सल रिस्पॉन्स। अगर मैं रिस्पॉन्स टाइम की बात करूं, ये जनरली आपके टीवी वगैरह में इतना नहीं आएगा, ये आपके मॉनिटर वगैरह में ज्यादा काम में आएगा। जैसे आपने अपने माउस से कुछ भी करने का इनपुट दिया, आपने कर्सर को यहाँ से यहाँ हटाया, अब जैसे ही आपने अपने हाथ माउस पे रखा, उसको जैसे ही आपने हिलाया, वो माउस का कर्सर कितनी देर में रिफ्लेक्ट हो रहा है उस डिस्प्ले पर, इस चीज को कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। और ये रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा उतना आपको ज्यादा मजा आएगा। इमेजिन करो कि आपने माउस को हिला दिया और वो 1 सेकंड बाद जो कर्सर है वो यहाँ से यहाँ हिल रहा है, तो वो कितना ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा। ओलेड के केस में यही सबसे अच्छी बात है कि उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा कम होता है, इवन 0.1 मिलीसेकंड तक का हो सकता है ये। जबकि एलईडी या क्यूलेट के केस में ये 3 से 5 मिलीसेकंड तक, बहुत अच्छा अगर डिस्प्ले हो तो उसमें आपको जो एनवीडिया या फ्री सिंक का जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से आपको ये 1 से 2 मिलीसेकंड तक का देखने को मिल जाएगा, लेकिन इससे कम नहीं। ओलेड के केस में 0.1 मिलीसेकंड। आई नो आप लोग क्या सोच रहे हो, सैमसंग पिछले 13 साल से बेस्ट मैन्युफैक्चरर है डिस्प्ले बनाने के लिए। उसके अंदर R&D के लिए इतने सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, इतने ज्यादा एडवांटेजेस होने के बावजूद वो आज तक अपनी टीवी में डिस्प्ले को क्यों नहीं यूज कर रहा ओलेड को। तो इतने सारे एडवांटेजेस होने के बावजूद एक ऐसा कौन है जो ओलेड की लाइफ को बहुत ज्यादा कम कर देता है, इससे यूजर का एक्सपीरियंस खराब होता है। नंबर 2, ये जो ओलेड की टेक्नोलॉजी है, जो पूरा ओलेड गेम चल रहा है स्पेशली इन टीवीज के अंदर, वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इस दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए सैमसंग कभी इस गली में घुसा ही नहीं। उस इशू के बारे में शायद आपने पहले भी सुन रखा होगा, वो है ओलेड का बर्निंग इशू। जैसा कि मैंने आपको बताया, ओलेड के अंदर हर एक इंडिविजुअल पिक्सल के पास अपनी लाइट होती है। तो अगर एक सेट ऑफ पिक्सल्स एक लंबे टाइम के लिए जले रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो वहां पर उस डिस्प्ले के अंदर उसका इम्प्रिंट हमें देखने को मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइनस भैया की आप इस वीडियो में देख सकते हो, उनका जो मॉनिटर है वो अपने मॉनिटर के अंदर 6-7 घंटे लगातार काम करते रहते होंगे। अपने डिस्प्ले को वो 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते होंगे, क्योंकि अल्ट्रा वाइड डिस्प्ले है। जनरली लोग ऐसे ही यूज करते हैं मॉनिटर का। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि लगातार इस सेक्शन में डिवाइड होने की वजह से इस डिस्प्ले पर अगर आप कोई दूसरा कंटेंट भी चलाते हो तो भी जो इंडिविजुअल पिक्सल्स वहां पर लंबे समय के लिए चल रहे थे उनका इम्प्रिंट यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप मोबाइल के अंदर देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिस्प्ले के अंदर कंटेंट कुछ और चल रहा है, लेकिन आप नंबर के इम्प्रिंट्स को भी देख सकते हो। इस चीज को अगर हम टीवी पे देखें तो सबसे बड़ी जो चीज आती है
वो आती है अगर आप बहुत ज्यादा न्यूज देखते हो OLED टीवीज के अंदर, या फिर जो चैनल के लोगोज होते हैं उनके अंदर ज्यादा इशू आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप दिन भर एक चैनल देखते हो 7 से 8 घंटे लगातार, 3 से 4 साल तक अगर आप यही रूटीन यूज करोगे तो उस चैनल का इम्प्रिंट 1 साल के अंदर भी हो सकता है कि वहां पर दिखने लग जाए। इवन सैमसंग ने इस फ्लॉ का मजाक भी उड़ाया है। यहाँ पर आप उनकी एड में देख सकते हो कि एक गेमर को इन्वाइट करा गया, एक OLED डिस्प्ले है, एक उनकी QLED डिस्प्ले है, दोनों के अंदर 7 से 8 घंटे तक गेमिंग करवाई गई। अब जो उस गेम के अंदर स्टैटिक कंटेंट था, याद रहे ये जो OLED की बर्निंग इशू है ये सिर्फ स्टैटिक कंटेंट के लिए है। अगर पिक्सल मूव हो रहे हैं, अगर डिस्प्ले पे चारों तरफ मूवमेंट हो रही है इधर उधर, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस पूरे गेम के अंदर ये सारी चीजें स्टैटिक कंटेंट है। तो जब टीवी को बंद करा गया और दूसरा कंटेंट को चलाया गया तो आप यहाँ पर साफ साफ बर्निंग देख सकते हो सिर्फ 7 से 8 घंटे के अंदर। हालांकि ये सैमसंग का एड है तो इन्हें काफी ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया गया है, लेकिन अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो 1 साल के अंदर आपको ये इशू देखने को जरूर मिल जाएगा। ये तो था इसका मेजर कॉन, लेकिन एक दो छोटे मोटे और भी कॉन्स है इसके। जैसे फॉर एग्जांपल OLED टीवीज की जो ब्राइटनेस होती है वो 800-900 निट्स के आसपास ही होती है, इससे ज्यादा वो नहीं जा पाते। जनरली हम टीवीज घर में रखते हैं, घर में ऐसी जगह भी रखना चाहते हैं जहां पर ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है। हो सकता है हम खुले हॉल के अंदर रखे जहाँ पे हमारे छत में शीशा लगा हो, पूरी सनलाइट वहां पर आती हो, तो ऐसे में OLED टीवी देखने का एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा कम मजेदार हो जाता है। जनरली OLED टीवीज डार्क रूम के लिए और डार्क कंटेंट देखने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करी जाती हैं। अब आपका सवाल हो सकता है कि मोबाइल के अंदर हमें ये चीज इतनी जल्दी क्यों नहीं देखने को मिलती? तो जैसा कि मैंने आपको कहा, ये आपको स्टैटिक कंटेंट के अंदर ही देखने को मिलेगा। आप अपने मोबाइल के अंदर स्टैटिक कंटेंट कितनी देर के लिए देखते हो? मैक्सिमम अगर आप देख रहे होगे कोई मूवी वगैरह, उसमें अगर चैनल का लोगो है कितनी देर तक रहता है? 3 घंटे 3.5 घंटे। उसके बाद आप फोन को बंद करते हो, उसको इतना टाइम मिल जाता है ठंडा होने का, वहां पर बर्निंग इशू नहीं आएगी। हाँ, अगर आप ऐसे बंदे हो जो अपने फोन को लाइट मोड पे हमेशा यूज करते हो और लंबे टाइम तक लगातार डिस्प्ले को ऑन करके रखने की आपकी आदत है, तो कुछ साल के अंदर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। ये उत्सव टेकी भैया का फोन है जहां पर आपको ऊपर ये पिक्सल बर्निंग का इशू देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर वापस से फाइनली अपने सवाल पर आते हैं कि सैमसंग क्यों इस्तेमाल नहीं करता OLED डिस्प्लेस का। पहला रीजन बर्निंग का, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा रीजन, उसे ये पता है कि ये जो OLED की गेम है वो सिर्फ और सिर्फ अभी आने वाले 10 साल तक और चलेगी, उसके बाद खत्म। क्यों खत्म? सिर्फ इसी बर्निंग इशू की वजह से। दूसरा, सैमसंग को यह भी पता है कि जो फ्यूचर है वो है मिनी LEDs का। अगर आपको मिनी LEDs के बारे में डिटेल में जानना है तो हमने वीडियो बना रखी है ये वाली, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो जाके जरूर देखना। तो यहाँ पर सैमसंग ने सीधी एक चीज अपनाई है कि भाई एक काम करो, जो फ्यूचर है उसी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। इससे 2 चीजें हुई। पहला, OLED के लिए OLED को ऑप्टिमाइज करना, OLED को और ज्यादा बेहतर बनाना, इन सब के अंदर जो R&D लगनी थी, उसमें जो पैसा लगना था, टाइम और पैसा दोनों बचाया। नंबर 2, क्योंकि वो लगातार OLED के अंदर R&D न करके LEDs के अंदर R&D कर रहा है, मिनी LEDs के अंदर R&D कर रहा है, QLED के अंदर क्वांटम डॉट्स को ऑप्टिमाइज कर रहा है, इसी वजह से वो इस रेस में काफी ज्यादा आगे भी पहुंच चुका है। LG और सोनी जब वापस से LEDs के अंदर आएंगे, जब माइक्रो LED, मिनी LEDs बहुत ज्यादा चलन में आ जाएगी, तो उन्हें वापस से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, चीजों को वापस से R&D लगानी पड़ेगी, जबकि सैमसंग पहले से ही काफी ज्यादा आगे पहुंच चुका है। तो ये एक मास्टर प्लान खेला है सैमसंग ने। और ओवरऑल अगर देखा भी जाए, अभी के लिए भी अगर हम देखें, तो एक टीवी के अंदर हमें क्या चाहिए होता है? वो काफी अच्छे से कलर प्रोड्यूस करे और उसकी ब्राइटनेस काफी ज्यादा रहे। OLED के मुकाबले QLED के अंदर आपको ये दोनों चीजें ज्यादा अच्छी देखने को मिलेंगी। वो टीवी एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए। QLED टीवीज OLED के मुकाबले कम एनर्जी लेती हैं, और एक टीवी लंबे टाइम तक चलनी चाहिए। ऑब्वियसली OLED के मुकाबले QLED बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगी। तो जब ये तीनों मेन क्राइटेरिया किसी टीवी के लिए टिक हो रहे हैं एक QLED या LED टीवीज के अंदर, तो फिर क्यों ही जरूरत है एक OLED टीवी की। और नंबर 2, उसकी जो मार्केट डिमांड है वो भी बहुत ज्यादा कम है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सैमसंग ने क्यों ऐसा करा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।